नमस्कार, 4 का बार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे शाइस्ता परवीन को लेकर। बड़ा सवाल, शाइस्ता परवीन कहां है, गुड्डू मुस्लिम कहां है? इन दोनों सवालों का जवाब तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को पसीना आ चुका है। गुड्डू मुस्लिम की नई लोकेशन बंगाल का मुर्शिदाबाद इलाका है। कहा जा रहा है कि गुड्डू ने अपना गेटअप, अपना लुक बदल लिया है। तो यह भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता इद्दत की वजह से बाहर नहीं आ रही है। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। नमस्कार, 4 के बाद में बहुत स्वागत है आपका। 4 के बाद की दूसरी बड़ी खबर का जिक्र मैं करूंगी। अतीक अहमद और अशरफ दोनों ने पुलिस की पूछताछ में अपने आईएसआई कनेक्शन को कबूला था और अब अशरफ का एक पत्र सामने आया जो उसने आतंकी जिशान का पासपोर्ट बनवाने के लिए उसकी मदद की थी, जो अतीक अशरफ के आईएसआई कनेक्शन का एक बड़ा सबूत है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे महिला। देखिए, 4 के बार में तीसरी बड़ी खबर की बात होगी। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले चेहरा कौन होगा, इसका कोई जवाब फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है और विपक्षी नेता मोर्चेबंदी में फिलहाल जुटे हुए हैं। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार करीब 1 महीने से इसी कोशिश में जुटे हुए हैं। अखिलेश और ममता, क्या दोनों ने नीतीश को नेता मान लिया है? अगर ऐसा है तो फिर मायावती और शरद पवार का रुख क्या रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरे से होगी पलक का। बिल्कुल, तो चौथी बड़ी खबर की बात होगी जिसमें बात करेंगे हम कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह और महिला रेसलर्स के बीच अदावत थमने का नाम नहीं ले रही। 3 दिनों से महिला पहलवानों का धरना लगातार जारी है। तो इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन उसके पहले रुक करेंगे बड़ी खबर के लिए पूर्णिमा का। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता कहां है? आखिर क्यों पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही? क्या इद्दत की वजह से वो अभी सरेंडर नहीं कर रही? इस्लाम में इद्दत के मायने क्या हैं और गुड्डू मुस्लिम की नई लोकेशन क्या है? कैसे वो बार बार बच रहा है? ये रिपोर्ट आप देखिए। आसमान खा गया या जमीन निकल गई? गुड्डू कहां है? शाइस्ता कहां निकल गई? बमबाज ने बदला भेष, लेडी डॉन अब तक सेफ। साबिर भागा माया नगरी, अतीक की बेगम कहां है ठहरी? चकिया वाली खूनी चौखट, जहां बना था प्लान। शाइस्ता ने बांटा कैश, दिया हुक्म काम करो तमाम। ऑपरेशन जानू था नाम, मिटाओ उमेश का नाम। डॉन अतीक अहमद की बेगम, अशरफ की भाभी और असद की मामी शाइस्ता लगातार पुलिस के साथ आइस पाइस खेल रही है। वो पल पल में लोकेशन बदलती है, कभी गलियों के रास्ते तो कभी खेतों के रास्ते तो कभी छतों को फांदकर। पुलिस और एसटीएफ की तमाम टीमें भी इस माफिया मदर को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। शाइस्ता को लेकर खुलासे तो खूब हो रहे हैं, लेकिन लेडी डॉन गिरफ्त में नहीं आ रही है। बुर्का नशी शाइस्ता परवीन पुलिस को गच्चा दे रही है। हाथ पैर मारते मारते पुलिस भी हाफने लगी है, लेकिन मास्टरमाइंड शाइस्ता का कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है। आखिर शाइस्ता किस पाताल में जाकर छिप गई है, किस लोक में है जो सर्विलांस से लेकर पुलिस के मुखबिर तक, एसटीएफ से लेकर खाकी वाले तक, किसी के पास शाइस्ता का कोई सुराग नहीं है। शाइस्ता परवीन के बारे में खुलासा ये भी हुआ है कि 24 फरवरी से एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी को शाइस्ता ने चकिया वाले अतीक के टूटे पड़े आशियाने में ही शूटर्स के साथ बड़ी बैठक की थी। उमेश की हत्या कैसे होगी, प्लान क्या रहेगा, ये सब कुछ तय हुआ था। 23 फरवरी के दिन शाइस्ता ने शूटर्स को बुलाया, चकिया वाले दफ्तर में सबसे मुलाकात की। शूटर्स को एडवांस में पैसे बांटे गए। अपनी पर्स से निकालकर शाइस्ता ने कैश बांटा। शाइस्ता के साथ असद भी मौजूद था। शूटर्स को उकसाया गया कि उमेश की वजह से ही इस आलीशान आशियाने का ये हाल हुआ। बदला लेने के लिए शूटर्स को शाइस्ता ने उकसाया। अतीक के बिखरे साम्राज्य का दोषी उमेश पाल को बताया। हत्या के प्लान को नाम दिया ऑपरेशन जानू। शाइस्ता गिरफ्त में नहीं आ रही है तो साबिर को लेकर पता चला है कि वो मुंबई में हो सकता है। वहीं गुड्डू मुस्लिम के बारे में ताजा इनपुट ये है कि वो पश्चिम बंगाल में हो सकता है।
दरअसल फरारी के दिनों में अशरफ भी लंबे वक्त तक पश्चिम बंगाल में रहा है। बंगाल में अतीक के जानने वाले लोग भी हैं। ऐसे में शक है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो सकता है। बीते 3 दिनों से एसटीएफ की टीम बंगाल में छापेमारी कर रही है। गुड्डू पर 5 लाख का इनाम घोषित है। गुड्डू के बारे में ये पता चला है कि उसने दाढ़ी बढ़ा ली है ताकि उसे कोई पहचान न सके और किसी दूसरे मामले में सरेंडर करने की तैयारी में भी है। इसलिए गुड्डू की तलाश अब और तेज हो गई है। शाइस्ता को लेकर एक बात ये भी सामने आ रही है कि कहीं शाइस्ता इद्दत की वजह से तो सरेंडर नहीं कर पा रही है। इस्लाम में इद्दत के मायने क्या हैं, ये आपको बताते हैं। शौहर के इंतकाल के बाद इद्दत में रहना होता है। बेगम को कम से कम 4 महीने 10 दिन इद्दत में रहना होता है। घर के बाहर निकलने की मनाही होती है। इद्दत से पहले दूसरी शादी नहीं हो सकती। वहीं चकिया वाले दफ्तर में मिले खून के धब्बे भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। चाकू खून के धब्बों को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच अतीक अहमद के गैंग के 121 गुर्गों की सूची सामने आई है, जिन पर अब पुलिस और एसटीएफ शिकंजा कसेगी। तो वहीं अशरफ और अतीक के आईएसआई कनेक्शन का सबूत भी सामने आया है। अशरफ ने 2017 में आतंकी जिशान की मदद के लिए पासपोर्ट ऑफिस को एक लेटर लिखा था। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अशरफ के आईएसआई से कनेक्शन का हुआ खुलासा। अशरफ ने की थी आतंकी जीशान कमर की मदद। 2017 में अशरफ ने पासपोर्ट बनवाने के लिए लिखा था लेटर। अतीक गैंग के 121 गुर्गों की लिस्ट आई सामने। गुर्गों पर शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस। पुलिस की पूछताछ के दौरान अतीक अहमद और अशरफ ने अपने आईएसआई कनेक्शन को कबूला था। अतीक ने यह भी बताया था कि आईएसआई की मदद से उन्हें पाकिस्तान से हथियार मिलते थे। इसकी सप्लाई पंजाब में होती थी। ये हथियार ड्रोन के जरिए आते थे और फिर गुड्डू मुस्लिम भी वहीं से हथियार प्रयागराज तक लाता था। अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन की पुष्टि करने वाला एक लेटर भी भारत 24 के हाथ लगा है। ये लेटर भले ही 2017 में लिखा गया हो, पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के लेटर हेड से पासपोर्ट ऑफिस में ये लेटर लिखा गया, जिसमें अतीक ने लिखा था कि वो जीशान कमर को जानता है और वो अशरफ के लिए ही काम करता है। जीशान ऑनलाइन खजूर बेचने की आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। उसने हथियार चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान से ली थी। एक लिस्ट सामने आई है जिसमें अतीक गैंग के 121 गुर्गों का नाम है और पुलिस अब इन गुर्गों पर शिकंजा कसेगी। इनके आपराधिक इतिहास और संपत्ति का पता लगाया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के 13 दिन बाद प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अतीक गैंग की ये लिस्ट बनाई है। पुलिस और एसटीएफ अब इन तमाम मेंबर्स को दबोचेगी और इनसे पूछताछ होगी। तो अतीक अहमद का गुर्गा अतिन जफर भी गिरफ्तार किया गया है। अतिन ने ही उमेश पाल की हत्या वाले दिन असद के एटीएम से पैसे निकाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अगली खबर का रुख करेंगे। बीते 1 महीने से नीतीश कुमार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें एक मंच पर लाने की कोशिश भी की जा रही है। सोमवार को भी नीतीश ने तेजस्वी के साथ कोलकाता में ममता बनर्जी और लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ऐसे में क्या ममता और अखिलेश ने नीतीश कुमार को नेता मान लिया है? क्या विपक्षी एकता को नीतीश मजबूत कर पाएंगे? और अगर विपक्षी एकता के पुराने इतिहास को देखा जाए तो ये संभव फिलहाल लगता नहीं है। आप देखिए। क्या विपक्षी एकता की कोशिश होगी कामयाब? पुराना इतिहास से गवाह हर बार हुए नाकाम। क्या ममता अखिलेश ने नीतीश को माना नेता? क्या 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे सुशासन बाबू? नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा कौन होगा? 2014 और 2019 में शिकस्त खा चुका विपक्ष कौन सा चक्रव्यूह रचेगा कि वो 2024 में मोदी के विजय रथ को रोक सके? भविष्य में क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।
फिलहाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीते 1 महीने से इसी कवायद में जुटे हैं कि कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए, लेकिन उनके सामने चुनौतियां कम नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार ममता और अखिलेश से कई मुलाकातें कर चुके हैं। सोमवार को भी नीतीश तेजस्वी को साथ लेकर पहले कोलकाता में दीदी से मिले, फिर लखनऊ पहुंचकर समाजवादी भैया जी से भेंट की। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सभी से मुलाकात की थी और विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कोलकाता में ममता बनर्जी से एक बार फिर मुलाकात की, साथ में तेजस्वी भी थे। इस मुलाकात के बाद नीतीश लखनऊ के लिए रवाना हुए। उन्होंने वहां अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश से मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि हम सभी लोग एक मत हैं। हमारी लगातार सभी दलों से मुलाकात हो रही है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम लोगों की सीटें मौजूदा सरकार की सीटों से ज्यादा आएंगी। अखिलेश ने भी दावा किया कि हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे। सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए, और जो कुछ भी यहाँ शासन कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं। और जैसा इन्होंने कहा, हम लोगों ने तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे, ताकि यह देश आगे बढ़े, बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। नीतीश कुमार का फोकस यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र पर है, क्योंकि इन राज्यों में लोकसभा की 210 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश 80 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट, पश्चिम बंगाल 42 सीट और बिहार 40 सीट। बिहार और बंगाल में गैर बीजेपी सरकार है। सियासी जानकारों का दावा है कि नीतीश बिहार, यूपी और बंगाल में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ताकि दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए। नीतीश कुमार दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के क्षेत्रीय दलों से मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने केसीआर और वामपंथी दलों के प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात की। इसके अलावा महाराष्ट्र के नेताओं से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। नीतीश अपने राज्यों में मजबूत होकर चुनाव लड़ने की पेशकश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को लेकर क्षेत्रीय दलों के मन में असमंजस की स्थिति बरकरार है। दिल्ली में नीतीश ने सीताराम येचुरी और अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। नीतीश के सामने शरद पवार और मायावती को एक मंच पर लाना बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि मायावती पूरी तरह से साइलेंट मोड पर है। वो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं, और ऐसे में नीतीश की ये कोशिश कितना रंग लाएगी, वो विपक्ष के कितने नेताओं को अपने साथ एकजुट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच आपको बताएंगे बड़ी खबर, कोच्चि में ईसाई पादरियों से मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमवार को चर्च में की थी उन्होंने मुलाकात। केरल में टॉप 8 चर्च के पादरियों से मुलाकात की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का केरल का ये 2 दिवसीय दौरा है। आज उन्होंने करोड़ों की सौगात केरल वासियों को दी, और कल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर केरल की टॉप 8 चर्च के पादरियों से मुलाकात की है। भारत 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में पादरियों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो केरल के दौरे पर इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कोच्चि में ईसाई पादरियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी टॉप 8 चर्च के पादरियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे भारत 24 के पास। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है, आप देख सकते हैं। सोमवार को चर्च में मुलाकात हुई थी। महिला रेसलर्स बीते 3 दिन से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, तो बृजभूषण शरण सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। अब इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी।
कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के बीच विरोध थम नहीं रहा। महिला पहलवानों का धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर मंगलवार को भी जारी रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। वहीं सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 7 महिला शिकायतकर्ताओं के नाम जुडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा ताकि इनकी पहचान सामने न आए। 7 महिला रेसलर्स ने सोमवार को भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हमेशा आभारी रहेंगे कि वो महिलाओं के लिए, खासकर खिलाड़ी महिलाओं के लिए जो वो सब कर रहे हैं और अपने संज्ञान में मामला लिया है, तो हमारे जो न्यायपालिका है उस पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है और हम अध्यक्ष से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे वकील सर हैं, जो हुड्डा सर भी हैं, आज कपिल सिब्बल सर ने भी ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी लड़की की बात नहीं है, यहाँ पे महिलाओं की बात है। और खेल में अगर राजनीति होती रहेगी तो ऐसे ही शोषण होता रहेगा। इस बीच सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि क्या करना है। जब सुप्रीम कोर्ट में है तो क्यों ना जाए? जब वहाँ का सुप्रीम कोर्ट में है तो खिलाड़ियों के आरोप में कोई दम है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कोई दम है आरोप में? सुप्रीम कोर्ट। सोनीपत के किसान नेता वीरेंद्र पहल का प्रदर्शन को समर्थन। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएमओ से न्याय दिलाने की अपील की। बबीता फोगाट ने जांच रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए। वो आज क्यों यहाँ मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे, ये गंभीर सवाल है। इसकी गंभीरता से जांच होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा समर्थन इनके साथ है, न्याय नहीं मिलेगा तो हम इनके साथ खड़े हैं। विनेश फोगाट का कहना है कि बीते 12 सालों से अत्याचार हो रहा है। कोई एक लड़की ही कुश्ती में ऐसी होगी जिसके साथ बदतमीजी या सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश न की गई हो। इस बीच WFI का कहना है कि पहलवान संस्थाओं पर दबाव बनाकर कमेटियां गठित कराते हैं। जब जांच फैसले तक पहुंच जाए तो सबको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अब आपको बताते हैं कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर क्या आरोप है। 18 जनवरी को रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप। ब्रजभूषण खिलाड़ियों के होटल में रुकते थे जो नियमों के खिलाफ। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह हर आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन महिला रेसलर्स अपने आरोपों पर कायम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के कपाट आज सुबह 6:20 पर खुल गए हैं। बाबा के दरबार में दर्शन के लिए पहले ही दिन तकरीबन 8,000 श्रद्धालु पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा के दर्शन किए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 6 महीने बाद खुले केदारनाथ के कपाट। पैंतीस क्विंटल फूलों से सजा बाबा का दरबार। पहले दिन पहुंचे करीब 8,000 श्रद्धालु। सफल होगा जीवन, करो देवादिदेव के दर्शन। छह महीने के लंबे इंतजार के बाद और बर्फबारी के बीच उत्तराखंड में बाबा केदार के कपाट खुल गए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच बाबा के कपाट खुले। मंदिर को करीब 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। पहले ही दिन करीब 8,000 भक्त बाबा के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सकेंगे। सभी कष्टों को हरने वाले बाबा भोलेनाथ के दरबार के कपाट सुबह करीब 6:20 पर खोले गए। दरबार हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बाबा के दर पहुंचे और उन्होंने बाबा की पूजा की। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे। कड़ाके की ठंड के बावजूद बाबा केदार के दरबार में भक्तों की भीड़ है। तो आज परंपरा के अनुसार हमने कपाट 6:20 से खोल दिया गया है। सारा यहाँ तो आए हुए लोगों को 28 बज करके दर्शन तो होगा ही होगा।
इससे पहले सोमवार को रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी भी हुई थी, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। फिलहाल 30 अप्रैल तक बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। साथ ही अपील की गई है कि मौसम को देखते हुए ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आने का प्लान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।